नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल शर्मा और मेकिंग इंडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम सूक्ष्मजीवों के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले वीडियो में हमने वायरस के बारे में पढ़ लिया था। आज हम माइक्रोप्लाज्मा, जीवाणु एवं कवकों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है। इसका जो आकार होता है 0.1 से 0.3 माइक्रोमीटर के मध्य होता है, जबकि हमने इससे पहले जब वायरस के बारे में पढ़ा था तो वायरस का जो आकार था वो 0.01 से लेकर के 0.2 माइक्रोमीटर के मध्य था। यानी कि हम कह सकते हैं जो माइक्रोप्लाज्मा का जो आकार होता है वो वायरस से तो बड़ा होता है, लेकिन वायरस वास्तविकता में एक कोशिका नहीं होती। वायरस अकोशिकीय जीव होता है, इसी कारण उसे कोशिका सिद्धांत का अपवाद भी कहा जाता है। जबकि माइक्रोप्लाज्मा वास्तविकता में एक कोशिका होती है जो कि आकार की दृष्टि से सबसे छोटी कोशिका है। माइक्रोप्लाज्मा भित्ति रहित होता है, यानी कि माइक्रोप्लाज्मा के अंदर भित्ति का अभाव पाया जाता है और यह एक प्रोकैरियोटिक जीव है। प्रोकैरियोटिक जीव का तात्पर्य यह है कि दोस्तों, प्रो का अर्थ होता है आदिम और कैरियोटिक का अर्थ होता है केंद्रक, अर्थात इसमें एक आदिम प्रकार का या फिर वास्तविक केंद्रक का अभाव होता है। अब ये जो प्रोकैरियोटिक जो जीव होते हैं और यूकैरियोटिक जीव, इनके बारे में हम आगे जब सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छे ढंग से डिस्कस करेंगे अपन। यानी कि दूसरे शब्दों में हम इसे ये भी समझ सकते हैं कि इसमें ना केंद्रक के अंदर केंद्रक झिल्ली का अभाव पाया जाता है। इसकी जो माइक्रोप्लाज्मा जो होता है ये बार बार अपनी आकृति बदलता रहता है, इसी कारण इसे पादप जगत का जोकर या फिर बहरूपिया वायरस कहा जाता है। कोशिका भित्ति का अभाव होने के कारण माइक्रोप्लाज्मा पर पेनिसिलिन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जो पेनिसिलिन जो होती है ये भित्ति संश्लेषण के ऊपर कार्य करती है। लेकिन जो माइक्रोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति के कारण यह माइक्रोप्लाज्मा के लिए पेनिसिलिन संवेदनशील नहीं होता। पेनिसिलिन के लिए माइक्रोप्लाज्मा में जो क्या होता है, मीजोसोम जो होता है अनुपस्थित होता है। अब दोस्तों, ये मीजोसोम जो होता है ये होता है जिस प्रकार से ये जो मीजोसोम जो क्या कार्य करता है, तो जिस प्रकार से हमारे शरीर में जो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है जो श्वसन के अंदर कार्य करता है, इसी प्रकार पादपों में जो मीजोसोम पाया जाता है ये भी क्या कार्य करता है, श्वसन के अंदर ही कार्य करता है। माइक्रोप्लाज्मा के बारे में ये याद रखना दोस्तों, ये जंतु एवं पादप दोनों में रोग उत्पन्न करते हैं। एगार युक्त माध्यम में तले हुए अंडे की भांति वृद्धि दर्शाते हैं। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब इन्हें एगार युक्त माध्यम में इन्हें डाला जाता है तो ये से तले हुए अंडे की भांति वृद्धि दर्शाते हैं माइक्रोप्लाज्मा के उदाहरण है तिल का फ्लॉडी रोग और बैंगन का लघुपर्ण रोग। हम दोस्तों जीवाणु के बारे में देखते हैं। जीवाणु जो होता है ये प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव होता है, यानी कि माइक्रोप्लाज्मा की समान सेम संरचना होती है इसकी भी, यानी कि इसमें भी क्या पाया जाता है, ये भी प्रोकैरियोटिक होता है और एक कोशिकीय जीव होता है। जो माइक्रोप्लाज्मा जो होते हैं वो जीवाणु के अंतर्गत ही आते हैं। दोस्तों, जो इसके जीवाणु के जो खोजकर्ता हैं वो ल्यूवेनहॉक को माना जाता है। ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु, शुक्राणु, प्रोटोजोआ, आरबीसी इन सब की खोज की थी, इसलिए ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक। यानी कि दोस्तों याद रखना, ल्यूवेनहॉक को सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। आकृति के आधार पर दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, आकृति के आधार पर जीवाणु 4 प्रकार के होते हैं। कोकस यानी कि गोलाकार, यानी कि जिनकी आकृति गोल होती है, गोलाकार, इस तरह से वो कोकस कहलाते हैं। बेसिलस जो छड़ाकार आकृति के होते हैं, छड़ के समान जो होते हैं, सॉरी दोस्तों ये गलत हो गया, मतलब छड़ के समान ऐसे जो छड़ के समान होते हैं वो छड़ाकार कहलाते हैं। कोकस गोलाकार ऐसे होते हैं। विब्रियो कोमाकार, यानी कि जो कोमा की आकृति के होते हैं, इस प्रकार के जीवाणु होते हैं वो कोमाकार कहलाते हैं। और स्पाइरुलम जो सर्पलाकार होते हैं इस तरह से। तो दोस्तों, ये आकृति के आधार पर जीवाणु 4 प्रकार के होते हैं, आप इन्हें माइंड में रखना। इसके बाद में हम देखते हैं आगे, जब अल्कोहलिक विलयन में जब जीवाणु को बैक्टीरिया का जब परीक्षण किया जाता है तो 2 प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। दोस्तों, क्या होता है, जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है इनके अंदर बेसिकली जो डिफरेंस जो होता है वो कोशिका भित्तियों के आधार पर होता है। यानी कि जो ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होता है इसके अंदर जो कोशिका भित्ति पाई जाती हैं वो केवल एक पाई जाती है, जो ऊपरी कोशिका भित्ति पॉलीसेकेराइड की बनी होती है या फिर
जबकि जो ये ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होता है इसके अंदर दोहरी आवरण पाए जाते हैं, इसके ऊपर लिपोप्रोटीन की एक ऊपरी परत पाई जाती है। ये इनमें बेसिकली डिफरेंट होता है, यानी कि जो ये विलयन में, एल्कोहलिक विलयन में जब इन्हें अवरंजित किया जाता है, अवरंजित हो जाते हैं। खैर इनके बारे में आपको ज़्यादा और कुछ डिटेल में नहीं जानना। बैक्टीरिया की संरचना की बात करें तो सबसे ऊपरी परत होती है इसकी ग्लाइकोकलेक्स कहलाती है, जो कि पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। पॉलीसैकेराइड यानी कि सैकेराइड यानी कि शर्करा का बहुलक होता है। इसकी जो कोशिका भित्ति जो होती है पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकोन यानी पेप्टिडो यानी कि प्रोटीन, ग्लाइकोन यानी कि शर्करा यानी कि कार्बोहाइड्रेट, यानी कि प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट का मिश्रण से। इसकी जो कोशिका झिल्ली होती है लिपोप्रोटीन यानी कि लिपिड यानी कि वसा और प्रोटीन, वसा और प्रोटीन दोनों से मिलकर के बनी होती है कोशिका झिल्ली। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो कि क्या करता है, LAV लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, इसे हम शॉर्ट में LAV भी कह सकते हैं। ये क्या करता है, दूध से दही बनाने के काम आता है। प्रोपियोनी बैक्टीरिया ये क्या करता है, पनीर बनाने के काम में आता है। तो दोस्तों इनको आप याद रखना। अब हम आगे अन्य फैक्टों के बारे में देखते हैं बैक्टीरिया से संबंधित। बैक्टीरिया में वास्तविक लैंगिक जनन का अभाव होता है दोस्तों, यानी कि इसमें लैंगिक जनन तो पाया जाता है लेकिन आवासीय छद्म प्रकार का पाया जाता है। यानी कि पूर्ण रूप से इसमें क्या होता है कि युग्मकों को डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से निषेचन की क्रिया का इसमें अभाव पाया जाता है। इसी कारण इसे हम कहते हैं कि इसमें लैंगिक जनन का अभाव होता है। सामान्यतः बैक्टीरिया में अलैंगिक जनन की क्रिया के द्वारा ही जनन करते हैं बैक्टीरिया, लेकिन कुछ जो परिस्थिति ऐसी भी होती हैं जिनमें इसमें लैंगिक जनन की क्रिया पाई जाती है। साइनोबैक्टीरिया के बारे में बात करें तो साइनोबैक्टीरिया प्रथम ऐसा ही जीव था जिसने प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन वातावरण में मुक्त हुई। यानी कि साइनोबैक्टीरिया प्रथम ऐसा जीव हुआ था जिसने श्वसन के दौरान ऑक्सीजन का प्रयोग किया था, और जो ऑक्सीजन के खोजकर्ता हैं वो प्रिस्टले को माना जाता है। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रिस्टले को ऑक्सीजन का खोजकर्ता माना जाता है। फ्रैंकिया ये क्या होता है दोस्तों, नॉन लेग्यूम पादप होते हैं जैसे कैजुराइना, एलनस, इनकी जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है फ्रैंकिया। जबकि जो लेग्यूम जो पादप होते हैं दोस्तों उनकी जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य राइजोबियम जीवाणु करता है, जबकि नॉन लेग्यूम पादपों की जड़ों में फ्रैंकिया करता है। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, फ्रैंकिया को आप याद रखना। अब हम दोस्तों कवकों के बारे में जानते हैं। कवक जो होते हैं इन्हें फफूंद या फंगस भी कहते हैं। फंगी तो इन्हें क्या बोलते हैं, फंगस या फफूंद भी कहा जाता है। यह एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय रूपों में पाए जाते हैं। दोस्तों सामान्यतः क्या होता है, जो कवक जो होते हैं ये बहुकोशिकीय ही होते हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप एक कोशिकीय जीव ईस्ट पाया जाता है। ईस्ट एकमात्र अपवाद स्वरूप एक कोशिकीय जीव है। कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, यानी कि ये हमेशा क्या करते हैं, भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, क्योंकि इनमें पर्णहरित नहीं पाया जाता, पर्णहरित का इनमें अभाव होता है। क्योंकि दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए पर्णहरित की आवश्यकता अधिक होती है। कुछ कवक मृतोपजीवी के रूप में सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपशोषण द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे मशरूम, जैसे हम सामान्य भाषा में, हम बोलचाल की भाषा में सांप की छतरी बोलते हैं। देखो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं सांप की छतरी। कुछ कवक पादपों एवं जंतुओं पर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, जैसे गेहूं पर पक्सिनिया ग्रेमिनस टिटिकाई, जिससे गेहूं का काला कीट रोग होता है। दोस्तों जब गेहूं में जो काला काला सा रोग हो जाता है वो एक कवक पक्सिनिया ग्रेमिनस टिटिकाई के द्वारा होता है। कुछ कवक शैवालों के साथ सहजीवी संबंध दर्शाते हैं। यानी कि दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, कवक एवं शैवालों के सहजीवी जो संबंध होता है इसे हम लाइकेन कहते हैं दोस्तों। और जो लाइकेन जो होती है इसके एग्जाम्पल जैसे राइजोपस और पाइथियम नामक जो कवक होते हैं ये शैवालों के साथ में सहजीवी संबंध दर्शाते हैं। कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है दोस्तों वो काइटिन की बनी होती है। काइटिन जो होता है दोस्तों ये एक पॉलीसैकेराइड होता है। ये एक नाइट्रोजन का एन एसिटिल ग्लूकोजोमाइन का बहुलक होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसे याद रखना, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि काइटिन क्या है, एन एसिटिल ग्लूकोजोमाइन का बहुलक है। इसके अलावा दोस्तों इसमें क्या होता है कि इसमें वास्तविक जड़, तना एवं पत्ती इनका अभाव पाया जाता है। वास्तविकता में इसमें जड़ सम, पत्ती सम या फिर तना सम जैसी अवस्थाएं पाई जाती हैं। यानी कि हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि इसमें थैलस का निर्माण होता है दोस्तों, कुछ इस टाइप से इसमें थैलस का निर्माण होता है। अब बात स्वरूप ईस्ट एक कोशिकीय शैवाल का उदाहरण है, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था। और इससे ईस्ट से क्या किया गया था दोस्तों, सर्वप्रथम पहला जो खोजा गया एंजाइम है जाइमेज, ये ईस्ट से प्राप्त होता है, जो कि किण्वन प्रक्रिया में काम में आता है। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट बात है, जाइमेज के बारे में आप ध्यान रखना कि पहला सर्वप्रथम खोजा गया एंजाइम जाइमेज है। ये जो होते हैं ये दोस्तों परजीवी एवं मृतोपजीवी दोनों के रूप में पाए जाते हैं। परजीवी का उदाहरण एल्बुगो होता है और मृतोपजीवी का उदाहरण राइजोपस होता है। तो दोस्तों हमने ये कवकों के बारे में पढ़ लिया। तो दोस्तों यदि आपको इस वीडियो पसंद